जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मुगल कालीन शासन व प्रशासन को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल कालीन शासन व प्रशासन। मुगल कालीन शासन व प्रशासन को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्थात मुगल साम्राज्य का हम राजनीतिक जीवन डिस्कस करने जा रहे हैं। मुगल साम्राज्य का हम राजनीतिक जीवन डिस्कस करने जा रहे हैं। मुगल साम्राज्य का राजनीतिक जीवन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था या इसे हम कह सकते हैं प्रशासनिक प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक प्रणाली को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मुगल कालीन शासन और प्रशासन अर्थात मुगल साम्राज्य के राजनीतिक जीवन के अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था मुगल साम्राज्य में, इसे हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, मुगल साम्राज्य के पहले शासक हुए हैं बाबर। मुगल साम्राज्य के पहले शासक हुए बाबर। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण नहीं किया था, उसके पहले 1507 ईस्वी में बाबर के द्वारा काबुल में पादशाही पदवी को धारण किया गया और पादशाही पदवी के तहत बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर जो कि तैमूर वंश के वंशज थे, तो इस प्रकार से तैमूर वंश के प्रथम शासक थे बाबर, जिन्होंने बाबर की उपाधि धारण किया। बाबर का प्रशासनिक जीवन में अगर हम देखते हैं तो बाबर के द्वारा 1507 ईस्वी को काबुल में 1507 ईस्वी में काबुल में पादशाही पदवी को धारण किया गया। पादशाह या पादशाही पदवी को धारण किया गया और इसके तहत बाबर ने पादशाह या पादशाही पदवी को धारण किया और इसके तहत बाबर ने बादशाह की उपाधि को धारण किया। इसके तहत बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया। इस प्रकार से बाबर कहलाएंगे तैमूर वंश के बादशाह की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक। बाबर कहलाएंगे बादशाह की उपाधि धारण करने वाले, बादशाह की उपाधि धारण करने वाले, बादशाह की उपाधि धारण करने वाले तैमूर वंश के प्रथम शासक। तैमूर वंश के प्रथम शासक, तैमूर वंश के प्रथम शासक थे बाबर, जिन्होंने 1507 में पादशाही पदवी के तहत बादशाह की उपाधि धारण किया। बादशाह का अर्थ है संपूर्ण साम्राज्य में शासन व प्रशासन का प्रधान। बादशाह का अर्थ है संपूर्ण साम्राज्य में शासन व प्रशासन का प्रधान अर्थात शासक। बाबर के बाद आते हैं अगले शासक हुमायूं। बाबर के बाद अगले शासक हुए हैं हुमायूं। हुमायूं के द्वारा राजत्व का दैवीय सिद्धांत अपनाया गया। हुमायूं के द्वारा राजत्व का, प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए राजत्व का दैवीय सिद्धांत
राजत्व का दैवीय सिद्धांत अपनाया गया। हुमायूं के द्वारा राजत्व का दैवीय सिद्धांत अपनाया गया। राजत्व का दैवीय सिद्धांत का अर्थ है पृथ्वी पर ईश्वर या खुदा का प्रतिनिधि, पृथ्वी पर ईश्वर या खुदा का प्रतिनिधि या प्रतिबिंब यदि हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के अंतर्गत आता है बलबनी वंश। बलबनी वंश के संस्थापक थे, गुलाम वंश के अंतर्गत बलबनी वंश के संस्थापक थे ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन जब शासक बनते हैं और इनके द्वारा बलबनी वंश की स्थापना की जाती है, ग्यासुद्दीन बलबन ने राजत्व का दैवीय सिद्धांत अपनाया था। अर्थात ग्यासुद्दीन बलबन का मानना था कि पृथ्वी पर जो शासक होता है वह ईश्वर या खुदा का प्रतिनिधि या प्रतिबिंब होता है। इसी के तहत उन्होंने नियामत ए खुदाई का प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार से मुगल साम्राज्य में राजत्व का दैवीय सिद्धांत को अपनाते हैं हुमायूं। हुमायूं के द्वारा मुगल साम्राज्य में राजत्व का दैवीय सिद्धांत का प्रारंभ किया गया। अर्थात हुमायूं का भी मानना था कि पृथ्वी पर जो शासक होता है वह ईश्वर या खुदा का प्रतिनिधि या प्रतिबिंब होता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत में राजत्व का दैवीय सिद्धांत का प्रारंभ किया था ग्यासुद्दीन बलबन ने। मुगल साम्राज्य में राजत्व का दैवीय सिद्धांत को अपनाते हैं हुमायूं। हुमायूं के बाद अगले शासक होते हैं अकबर। हुमायूं के बाद अगले शासक होते हैं अकबर। अकबर के द्वारा अपनाई गई प्रशासनिक प्रणाली या प्रशासनिक व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था। पहला था मनसबदारी व्यवस्था। अकबर के द्वारा अपनाई गई प्रमुख प्रशासनिक प्रणाली थी, पहला था मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था का अर्थ है यह एक सैन्य व्यवस्था है, सैनिक व्यवस्था है। सैन्य प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु अकबर के द्वारा सैन्य प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु मनसबदारी व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। सैनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था या सैन्य प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। अकबर के द्वारा दाग व हुलिया पद्धति या प्रथा का प्रतिपादन किया गया। हालांकि दाग व हुलिया पद्धति यह वास्तव में प्रारंभ किया गया था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भारतवर्ष में दाग व हुलिया पद्धति के जनक माने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग व हुलिया पद्धति का प्रारंभ किया गया था। मुगल साम्राज्य में दाग व हुलिया पद्धति का प्रारंभ करते हैं अकबर, लेकिन वास्तव में भारतवर्ष में दाग व हुलिया पद्धति का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन मुगल साम्राज्य में दाग व हुलिया पद्धति को प्रारंभ करते हैं अकबर। दाग का अर्थ है घोड़ों की पहचान के लिए उस पर दाग लगा देना, तपते लोहे से दाग लगा देना। हुलिया का अर्थ है सैनिकों का ड्रेस कोड, अर्थात उनका अपना एक हुलिया होगा जिस कलर का, जैसे मान लीजिए शासकों के अंतर्गत 5 मनसबदार हैं तो हर मनसबदार के पास अपने घुड़सवार होंगे। अब
कौन कैसे पहचानेगा कि कौन से मनसबदार का कौन सा घुड़सवार है, इसे पहचानने के लिए ड्रेस कोड लाया गया, अर्थात विभिन्न रंग के वो वस्त्र का धारण करेंगे जिससे पहचान सके मनसबदार कि ये मेरा घुड़सवार है। तो इस प्रकार से अकबर के द्वारा दाग व हुलिया पद्धति का प्रारंभ किया गया। दाग का अर्थ है घोड़ों को दाग लगाना, घोड़ों के पहचान के लिए घोड़ों को दागना, घोड़ों को दागना। हुलिया का अर्थ है सैनिकों, सैनिक का हुलिया, सैनिक का हुलिया अर्थात पहनावा, किस कलर का। जैसे मान लीजिए 5 मनसबदार है, अब हर मनसबदार के पास मान लीजिए 1,000 घुड़सवार है, तो कौन पहचानेगा कि मेरा घुड़सवार कौन है, इसे पहचानने के लिए ड्रेस कोड लाया गया। मान लीजिए येलो कलर का ड्रेस कोड है एक मनसबदार का, तो जितने भी सैनिक है घुड़सवार है उन्हें येलो कलर का ड्रेस पहना दीजिए, एक को लाल रंग का वस्त्र पहना दीजिए। इस प्रकार से हुलिया अलग अलग होने से मनसबदारों को पता चल जाएगा कि कौन सा सैनिक मेरा है। अकबर के द्वारा सुलह-ए-कुल का प्रतिपादन किया गया। सुलह-ए-कुल का अर्थ है सार्वभौमिक सहिष्णुता, सार्वभौमिक सहिष्णुता। इसी के अंतर्गत आ जाएगा धार्मिक सहिष्णुता, इसी के अंतर्गत आ जाएगा धार्मिक सहिष्णुता। अकबर के द्वारा अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता लाने के लिए सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई गई। इसका अर्थ यह है कि आप किसी भी धर्म के हो, आपको बाकी के दूसरे धर्म का भी सम्मान करना है, अर्थात दूसरों के धर्म का तथा अपने धर्म दोनों के धर्मों का सम्मान करना है। किसी भी दूसरे धर्म के प्रति अनादर का भाव या अवहेलना की भावना नहीं रखना है। यही कहलाता है धार्मिक सहिष्णुता। सार्वभौमिक सहिष्णुता के अंतर्गत आता है धार्मिक सहिष्णुता। इसीलिए अकबर ने अपनाया था सुलह-ए-कुल की नीति। अगला है 10 साला व्यवस्था। 10 साला व्यवस्था जिसे कहा जाता है बंदोबस्त व्यवस्था, बंदोबस्त व्यवस्था, 10 साला व्यवस्था, बंदोबस्त व्यवस्था। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न थे टोडरमल। टोडरमल अकबर के दरबार में थे भू राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री। अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे, अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे, अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे टोडरमल, अर्थात 10 साला व्यवस्था के जनक है टोडरमल। इसके जनक है टोडरमल, जो कि अकबर के दरबार में थे वित्त मंत्री या भू राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री या भू राजस्व मंत्री। टोडरमल शेरशाह सूरी के भी साम्राज्य के में, टोडरमल शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी शेरशाह सूरी के वित्त मंत्री या भू राजस्व मंत्री थे। लेकिन जब अकबर का शासनकाल आता है तो अकबर के द्वारा टोडर को अपने 9 रत्नों में से एक रत्न बनाया जाता है और इन्हें अपना वित्त मंत्री या भू राजस्व मंत्री बनाया जाता है। टोडरमल के द्वारा अकबर के शासनकाल में 10 साला व्यवस्था या बंदोबस्त व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। 10 साला व्यवस्था या बंदोबस्त व्यवस्था का अर्थ है भू राजस्व कर। इसका अर्थ है भू राजस्व कर, इसका अर्थ है भू राजस्व कर या भूमि कर। इसका अर्थ है भू राजस्व कर या भूमि कर, अर्थात कुल उपज का 1/3 भाग देना पड़ेगा टैक्स के रूप में शासक को। तो यहां पर 10 साला व्यवस्था या बंदोबस्त व्यवस्था एक भू राजस्व कर का ही सूचक है, जिसके जनक है टोडरमल वित्त मंत्री
टोडरमल। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न है टोडरमल। टोडरमल शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी वित्त मंत्री या भू राजस्व मंत्री थे। इनके द्वारा अकबर के शासनकाल में भू राजस्व कर या भूमि कर को वसूलने के लिए दहसाला व्यवस्था या बंदोबस्त व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। इसका अर्थ है कुल उपज का 1/3 भाग आपको टैक्स के रूप में शासक को देना होगा। मुगल साम्राज्य में टैक्स का सबसे ज्यादा भाग का सबसे बड़ा स्रोत यही था, भू राजस्व कर अर्थात भूमि कर अर्थात दहसाला व्यवस्था। मुगल साम्राज्य में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत, राजस्व का सबसे बड़ा जो स्रोत था, टैक्स के रूप में जो पैसा सबसे ज्यादा आता था वो आता था भू राजस्व कर या भूमि कर से अर्थात दहसाला या बंदोबस्त व्यवस्था से। अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था जब्ती प्रणाली। अकबर के द्वारा जब्ती प्रणाली की नीति अपनाई गई। जब्ती प्रणाली का अर्थ है भू राजस्व कर या भूमि कर के लिए दहसाला व्यवस्था ला दिया गया, लेकिन टैक्स लगाया तो गया है लेकिन उसे वसूलना भी है, तो वसूलने की ही प्रणाली को कहा जाता है जब्ती प्रणाली। यह है भू राजस्व वसूलने, भू राजस्व को वसूलने के लिए बनाया गया था जब्ती प्रणाली। अकबर के द्वारा पाबोस का किया गया समापन। दिल्ली सल्तनत में बलवनी वंश के शासक थे। दिल्ली सल्तनत में बलवनी वंश के संस्थापक थे ग्यासुद्दीन बलबन। संस्थापक थे ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा पाबोस व सिजदा प्रथा का प्रारंभ किया गया था। पाबोस का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति शासक से मिलेगा तो वो शासक के पैर को चूमकर उसका अभिवादन करेगा, यह कहलाता है पाबोस। सिजदा का अर्थ है कि वो इस प्रकार से झुककर शासक का अभिवादन करेगा। बलवनी वंश के शासक ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा पाबोस व सिजदा प्रथा का प्रारंभ किया गया था। अकबर का मानना था कि पाबोस एक कुप्रथा है, इसीलिए अकबर के द्वारा पाबोस का समापन किया गया। अकबर के द्वारा पाबोस का समापन किया गया। लेकिन सिजदा का समापन करेंगे शाहजहां। पाबोस का समापन किया गया है अकबर के द्वारा, सिजदा का समापन किया गया है शाहजहां के द्वारा। इस प्रकार से ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा प्रारंभ किए गए पाबोस और सिजदा का में से पाबोस का समापन करते हैं अकबर, जबकि सिजदा का समापन करते हैं शाहजहां। ध्यान दीजिएगा, इसी में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसी में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अकबर के बाद अगले शासक होते हैं, अकबर के बाद अगले शासक होते हैं जहांगीर। अगले शासक होते हैं जहांगीर। जहांगीर के द्वारा दो अस्पा व सिंह अस्पा प्रणाली का प्रारंभ किया गया। दो अस्पा व सिंह अस्पा प्रणाली का प्रारंभ किया गया। इसका अर्थ है, दो अस्पा सिंह अस्पा का अर्थ है घुड़सवार सेना। इसको समझते हैं डिटेल में। दो अस्पा का अर्थ है यदि कोई मनसबदार है और उसके पास जितने भी सवार पद है अर्थात घुड़सवार है, वह उसके दुगने घोड़े रखेगा। मान लीजिए कोई मनसबदार है, उसके पास 1000 घुड़सवार है, 1000 सवार पद है, तो वो 2000 घोड़े रखेगा। मतलब एक घुड़सवार के पास 2 घोड़े होंगे। इसी प्रकार से
सिंह अस्पा का अर्थ है यदि किसी मनसबदार के पास जितने भी सवार पद है या जितने भी घुड़सवार है उसके वो तिगने घोड़े रखेगा। अर्थात मान लीजिए कोई मनसबदार है, उसके पास 1000 घुड़सवार है तो वो 3000 घोड़े रखेगा। 2 अस्पा का अर्थ है कि मनसबदार के पास जितना भी सवार पद है उसके दुगने घोड़े रखेगा। जबकि सिंह अस्पा का अर्थ है कि मनसबदार के पास जितने भी सवार पद है या घुड़सवार है उसके वह तिगुने घोड़े रखेगा। यही है घुड़सवार सेना की प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए जहांगीर के द्वारा 2 अस्पा व सिंह अस्पा प्रणाली का प्रतिपादन किया गया। 5वां है, जहांगीर के बाद अगले आते हैं शाहजहां के द्वारा गियासुद्दीन बलबन ने प्रारंभ किया था पाबोस तथा सिजदा प्रथा, जिसमें से पाबोस प्रथा को अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। शाहजहां के द्वारा सिजदा प्रथा का समापन किया गया। सिजदा प्रथा का समापन किया गया। तो गियासुद्दीन बलबन के द्वारा प्रारंभ किए गए पाबोस का समापन अकबर के द्वारा किया गया, जबकि सिजदा प्रथा का समापन शाहजहां के द्वारा किया गया। गियासुद्दीन बलबन के द्वारा प्रारंभ किए गए पाबोस प्रथा का अंत किया गया अकबर के द्वारा, जबकि सिजदा प्रथा का अंत किया गया शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के बाद अगले शासक होते हैं औरंगजेब। इनके द्वारा इस्लामिक शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। दिल्ली सल्तनत में इस्लामिक शासन प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, अर्थात भारतवर्ष में इस्लामिक शासन प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। भारत में सबसे पहले इस्लामिक शासन प्रणाली को प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। इसी प्रकार से मुगल साम्राज्य में इस्लामिक शासन प्रणाली को फिर से प्रारंभ करते हैं औरंगजेब। अर्थात जो भी काम किया जाएगा वह सभी के सभी इस्लाम धर्म के आधार पर किया जाएगा, और इसी के तहत औरंगजेब के द्वारा 1674 ईस्वी को जजिया कर का प्रारंभ किया जाता है। जजिया कर का पुनः प्रारंभ किया जाता है। 1674 में जजिया कर का पुनः प्रारंभ किया जाता है, और साथ ही साथ औरंगजेब चाहता था कि भारत में ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोग इस्लाम धर्म को कबूल करें। इसी के तहत 1675 ईस्वी में सिख धर्म के 9वें गुरु होते हैं गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को बाधित करता है कि आप इस्लाम धर्म को कबूल करो, लेकिन गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा इस्लामिक शासन प्रणाली के तहत सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी जाती है। इनके द्वारा सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई जाती है। औरंगजेब के द्वारा इस्लामिक शासन प्रणाली को अपनाया जाता है और भारत में गैर मुस्लिमों के ऊपर फिर से प्रारंभ किया जाता है 1674 में जजिया कर। 1675 में सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के द्वारा इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया जाता है, इसलिए औरंगजेब इनकी हत्या कर देते हैं। तो यहां पर ओवरऑल मुगल कालीन शासन प्रशासन के अंतर्गत, राजनीतिक जीवन के अंतर्गत हमने डिस्कस किया प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक प्रणाली। बाबर के द्वारा काबुल में 1507 ईस्वी को पादशाही पदवी के तहत बादशाह की उपाधि धारण की गई। तो इस प्रकार से बादशाह की उपाधि धारण करने वाले तैमूर वंश के प्रथम शासक कहलाते हैं बाबर।
हुमायूं के द्वारा राजत्व का दैवी सिद्धांत अपनाया गया। इसका अर्थ होता है पृथ्वी पर जो शासक होता है वो ईश्वर या खुदा का प्रतिनिधि या प्रतिबिंब होता है। लेकिन भारतवर्ष में राजत्व का दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत, गुलाम वंश के अंतर्गत बलबनी वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। मुगल साम्राज्य में हुमायूं के द्वारा राजत्व का दैवी सिद्धांत प्रारंभ किया जाता है। अकबर की प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था है मनसबदारी व्यवस्था, जो कि सैनिक व्यवस्था है। दाग व हुलिया पद्धति, हालांकि भारतवर्ष में दाग व हुलिया पद्धति के जनक है अलाउद्दीन खिलजी। दाग व हुलिया पद्धति सुलह एक कुल अर्थात धार्मिक सहिष्णुता, सार्वभौमिक सहिष्णुता रखने की भावना को कहा जाता है सुलह एक कुल। 10 साला व्यवस्था, जिसके जनक थे वित्त मंत्री टोडरमल या भू राजस्व मंत्री टोडरमल, इसे कहा जाता है 10 साला व्यवस्था या बंदोबस्त व्यवस्था। अर्थात भू राजस्व कर होगा वो कुल उपज का 1/3 भाग होगा, जो कि किसान को, शासक को देना होगा। यह राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था। जब्ती प्रणाली अर्थात भू राजस्व को वसूलने की प्रणाली को कहते हैं जब्ती प्रणाली। अकबर के द्वारा गयासुद्दीन बलबन के द्वारा प्रारंभ किए गए पावस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यह दाग व हुलिया पद्धति, इसको भारतवर्ष में सबसे पहले लाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मुगल साम्राज्य में इसके प्रारंभ किया अकबर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा घुड़सवार सेना को के प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु 2 अस्पा व सिंह अस्पा प्रणाली का प्रतिपादन किया गया। शाहजहां के द्वारा गयासुद्दीन बलबन के द्वारा लाए गए सिजदा प्रथा को समाप्त किया गया। औरंगजेब के द्वारा इस्लामिक शासन प्रणाली को अपनाया गया। भारतवर्ष में सबसे पहले इस्लामिक शासन प्रणाली अपनाया गया है इल्तुतमिश के द्वारा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रशासनिक इकाई। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रशासनिक इकाई। मुगल कालीन शासन और प्रशासन के अंतर्गत आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई तथा उसके प्रधान या मुखिया। ध्यान दीजिएगा, मुगल काल में जैसे आज हम जो एक देश समझते हैं, इसी प्रकार से एक शासक का जो पूरा क्षेत्र होता था उसे साम्राज्य कहा जाता था। तो मुगल काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी साम्राज्य। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी साम्राज्य, जिसे वर्तमान में आज हम देश के रूप में समझ सकते हैं। और इसके प्रधान या मुखिया को कहा जाता है शासक। शासक जो मुगल साम्राज्य में होते थे बादशाह, यही होता था मुख्य शासक, जिसका पूरा साम्राज्य होता था। साम्राज्य को इसके बाद विभक्त किया जाता है सूबा में। जैसा आज भारत देश है, इसे राज्यों में डिवाइड किया गया है, इसी प्रकार से साम्राज्य को सूबा में डिवाइड किया जाता था। सूबा अर्थात प्रांत, आज के हिसाब से इसे हम राज्य कह सकते हैं। और राज्य सूबा का प्रमुख कहलाता है सूबेदार। इसका प्रमुख या प्रधान या मुखिया कहलाता है सूबेदार। इसका प्रमुख या प्रधान या मुखिया कहलाता है सूबेदार। इसे हम कहते हैं सूबेदार। ध्यान देने वाली बात यह है कि बादशाह की पदवी का प्रारंभ किया था, बादशाह की पदवी का प्रारंभ किया था, बादशाह की उपाधि का प्रारंभ किया है बाबर ने। इसे प्रारंभ किया है बाबर ने। सूबेदार, सूबा को, संपूर्ण साम्राज्य को सूबा को में बांटने का श्रेय जाता है सबसे पहले अकबर को। अकबर के द्वारा ही सबसे पहले साम्राज्य को सूबा में बांटा गया। साम्राज्य को सूबा में, साम्राज्य को सूबा में विभक्त करने का या विभाजित करने का श्रेय, विभाजित साम्राज्य को सूबा में विभाजित
करने का श्रेय जाता है अकबर को, अर्थात अकबर के द्वारा ही सबसे पहले साम्राज्य को सूबा में विभाजित किया गया। हालांकि अगर हम देखते हैं कि पहले साम्राज्य को डायरेक्टली बांटा जाता था सरकार या जिला में, बाबर तथा हुमायूं के शासनकाल में साम्राज्य को सीधे सीधे सरकार या जिला में विभाजित किया गया था। लेकिन जब अकबर शासक बनते हैं तो इनके द्वारा साम्राज्य को सूबा या प्रांत या राज्य में विभक्त किया गया। तो इस प्रकार से साम्राज्य को सूबा में विभाजित करने का श्रेय जाता है अकबर को। अकबर के शासनकाल में कुल 12 सूबा था। यदि हम बात करते हैं शासक और उनके पास कितना सूबा था, तो सबसे पहले हम देखते हैं अकबर के पास कुल 12 सूबा था। अकबर के बाद पुत्र होते हैं जहांगीर के पास कुल 15 सूबा था, अर्थात साम्राज्य बढ़ रहा है। जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां के बाद पास हो जाते हैं कुल 18 सूबा, और अंतिम होते हैं औरंगजेब। मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक होते हैं औरंगजेब। इनके पास सबसे ज्यादा 20 सूबा था। शाहजहां के पास 18 सूबा था। बाद में औरंगजेब आते हैं। इनके द्वारा 1686 में बीजापुर को जीता जाता है और एक सूबा बनाया जाता है, तथा 1687 में गोलकुंडा को विजित किया जाता है औरंगजेब के द्वारा। और इस प्रकार से औरंगजेब के पास कुल हो जाते हैं 20 सूबा। तो मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा सूबा था औरंगजेब के पास। सूबा प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है अकबर को। अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को बांट दिया सूबा या प्रांत में। इसके मुखिया बनाए जाते थे सूबेदार, या हम कह सकते हैं गवर्नर, सूबेदार या गवर्नर। जैसे जब शासक थे शाहजहां, तब पंजाब के गवर्नर या सूबेदार थे दारा सिकोह। गुजरात के सूबेदार या गवर्नर थे मुराद बख्श। दक्कन का गवर्नर थे या सूबेदार थे औरंगजेब, और बंगाल के सूबेदार थे शाहजहां के शासनकाल में। उन्होंने अपने ही बेटों को हर क्षेत्र में सूबेदार बनाया था। तो सूबा प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है अकबर को। अकबर के पहले शासक थे बाबर और हुमायूं। बाबर व हुमायूं ने साम्राज्य को सीधा विभक्त किया था सरकार या जिला में। अर्थात बाबर हुमायूं के शासनकाल में सूबा जैसी कोई प्रशासनिक प्रणाली नहीं थी, क्योंकि इसको तो अकबर ने प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार से सरकार या जिला का प्रमुख या प्रधान कहलाता है, हेड कहलाता है फौजदार। जैसा कि आज होता है कलेक्टर, एक जिले का मुखिया होता है कलेक्टर। इसी प्रकार से सूबा को विभक्त किया गया सरकार या जिला में, जिसका मुखिया होता है फौजदार। लेकिन यदि हम बात करते हैं बाबर और हुमायूं की, तो उनके साम्राज्य सीधा विभक्त था सरकार में। साम्राज्य सीधा विभक्त था सरकार में। बाबर व हुमायूं के शासनकाल में साम्राज्य सीधा विभक्त था सरकार या जिला में। लेकिन बाद में जब अकबर शासक बनते हैं तो इनके द्वारा साम्राज्य को सूबा में विभक्त किया जाता है, प्रांत में विभक्त किया जाता है, और सूबा को सरकार या जिला में विभक्त किया जाता है। सरकार या जिला को विभक्त किया गया परगना में। परगना का मुखिया कहलाता है सिकदार। परगना के मुखिया को कहा जाता है सिकदार। जैसे आज हम समझ सकते हैं तहसील। परगना का आज के हिसाब से अगर हम अर्थ निकालेंगे,
परगना का यदि हम आज के हिसाब से अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब होगा आज के हिसाब से तहसील। जैसे आज तहसील का मुखिया होता है तहसीलदार, उसी प्रकार से उस समय परगना का मुखिया होता था सिकदार। परगना को विभक्त किया गया, परगना को इसके बाद विभक्त किया जाएगा दस्तूदर में, दस्तूदर में, दस्तूदर में, दस्तूदर। परगना को विभक्त किया जाएगा दस्तूदर में। दस्तूदर का अर्थ यह है, अब देखिए एक तहसील है तो तहसील में कई तहसील को कई कस्बों में बांट दिया जाएगा और हर कस्बे में एक मुखिया अर्थात दस्तूदर का मुखिया बैठाया जाएगा पटवारी। तो पटवारी के पास मान लीजिए यहां पर दस्तूदर है तो दस्तूदर के अंतर्गत 5 गांव हो सकते हैं, 6 गांव हो सकते हैं, 8 गांव हो सकते हैं। तो यहां पर कई गांवों को मिलाकर बनाया जाएगा दस्तूदर और उसका मुखिया कहलाएगा पटवारी। दस्तूदर को फिर विभक्त किया जाएगा मावदा या दीह में। मावदा या दीह का आज के हिसाब से अर्थ है गांव, और गांव सबसे छोटी इकाई थी मुगल कालीन साम्राज्य में। प्रशासनिक इकाई की सबसे छोटी इकाई थी गांव। गांव का अर्थ है मावदा या दीह। इसके मुखिया को कहा जाता है, मावदा या दीह के मुखिया को कहा जाता है खुत मुकद्दम या आमिल। खुत मुकद्दम, मुकद्दम या आमिल, खुत मुकद्दम या आमिल। ध्यान दीजिएगा, मुगल साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। गांव अर्थात मावदा या दीह। इसका प्रशासनिक प्रमुख था खुत मुकद्दम या आमिल। दस्तूदर यहां पर प्रशासनिक इकाई में सबसे बड़ी इकाई थी साम्राज्य या देश, जिसका मुखिया होता था बादशाह शासक। इसे बांटा गया सूबा प्रांत में, जिसके मुखिया होते हैं सूबेदार। प्रांत या सूबा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है अकबर। अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। इनके पास कुल 12 सूबे थे। अकबर के पास 12 सूबा थे, जहांगीर के पास 15 सूबा, शाहजहां के पास 18 सूबा। औरंगजेब 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जीतते हैं, तो इनके पास हो जाता है कुल 20 सूबा। लेकिन बाबर हुमायूं के शासनकाल में साम्राज्य को सीधे बांटा गया था सरकार या जिला में, जिसके मुखिया होते थे फौजदार। लेकिन जब अकबर शासक बनते हैं तो इनके द्वारा साम्राज्य को सूबा या प्रांत में बांटा जाता है और सूबा को सरकार या जिला में बांटा गया। सरकार या जिला को परगना या तहसील में बांटा गया, जिसके मुखिया होते सिकदार, आज के हिसाब से तहसीलदार। दस्तूदर कई सारे गांवों का समूह होगा, इसका मुखिया होगा पटवारी। और दस्तूदर के अंतर्गत आएंगे मावदा या दीह गांव, जिसका मुखिया होगा खुत या मुकद्दम या आमिल। तो यह है मुगल कालीन शासन और प्रशासन के अंतर्गत प्रशासनिक इकाई। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल कालीन शासन और प्रशासन के अंतर्गत मंत्रिमंडल। देखिएगा, मुगल कालीन शासन और प्रशासन या राजनीतिक जीवन के अंतर्गत आगे हम डिस्कस कर रहे हैं मुगल कालीन मंत्रिमंडल। मुगल कालीन मंत्रिमंडल। यदि हम मुगल कालीन मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वकील। वकील या इसे ही कहा जाता है वजीर, जिसका आज के हिसाब से अर्थ है प्रधानमंत्री। जिसका आज के हिसाब से अर्थ है प्रधानमंत्री। मुगल कालीन मंत्रिमंडल में शासक के बाद सबसे बड़ा पद था वकील या वजीर, जिसका आज के हिसाब से अर्थ है प्रधानमंत्री। अर्थात शासक के बाद शासन और प्रशासन का जो प्रधान है वो है वकील या वजीर, आज के हिसाब से प्रधानमंत्री। यदि हम डिस्कस करते हैं मुगल काल के प्रमुख शासक व उनके वजीर या वकील अर्थात प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले हम देखते हैं बाबर। बाबर के शासन काल में
वकील या वजीर थे मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा। बाबर के बाद अगले शासक बनते हैं हुमायूं। हुमायूं के शासन काल में वजीर या वकील थे, प्रधानमंत्री थे निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद। जबकि अकबर के शासन काल में, अकबर के समय में वजीर या वकील थे बैरम खां, बैरम खां। और जहांगीर के द्वारा जब अगले शासक बनते जहांगीर, तो जहांगीर के द्वारा वकील या वजीर के पद को समाप्त कर दिया जाता है, इस पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। मंत्रिमंडल में अगले व्यक्ति है दीवान। दीवान, दीवान का अर्थ है भू राजस्व मंत्री, भू राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री, भू राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री, भू राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री। यदि हम शासक तथा उसके दीवान को डिस्कस करते हैं तो शासक और उनके दीवान, दीवान का अर्थ है भू राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री। अकबर, अकबर के शासन काल में भू राजस्व मंत्री थे टोडरमल, टोडरमल। और टोडरमल के सहायता के लिए उप भू राजस्व मंत्री या सहायक भू राजस्व मंत्री, सहायक वित्त मंत्री थे मुजफ्फर खां, मुजफ्फर खां। टोडरमल के सहायक भू राजस्व मंत्री थे मुजफ्फर खां। अकबर के बाद अगले शासक होते हैं जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर के दीवान या भू राजस्व मंत्री थे एतमाउद्दौला, एतमाउद्दौला, एतमाउद्दौला। जहांगीर के बाद अगले शासक बनते हैं शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में भू राजस्व मंत्री दीवान होते हैं सादुतुल्ला खां, सादुतुल्ला खां, सादुतुल्ला खां, सादुतुल्ला खां, सादुतुल्ला खां। और इसके बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के शासन काल में भू राजस्व मंत्री दीवान होते हैं असद खां, असद खां। ध्यान दीजिएगा, मंत्रिमंडल को यदि हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर वकील या वजीर का अर्थ है प्रधानमंत्री, शासक तथा उनके वजीर। बाबर के वजीर थे मेहंदी ख्वाजा, हुमायूं के वजीर निजामुद्दीन अहमद, अकबर के बैरम खां। जहांगीर ने वकील या वजीर प्रधानमंत्री के पद को ही समाप्त कर दिया। दीवान, मंत्रिमंडल में दीवान, दीवान का अर्थ है भू राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री। अकबर के शासनकाल में दीवान या भू राजस्व मंत्री थे टोडरमल, सहायक भू राजस्व मंत्री मुजफ्फर खां। जहांगीर के शासनकाल में एतमाउद्दौला, शाहजहां के शासनकाल में सादुतुल्ला खां, औरंगजेब के शासनकाल में अशद खां। ध्यान दीजिएगा, मंत्रिमंडल में आगे के पद हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, तीसरा है पद है मंत्रिमंडल में मीर बख्शी। मीर बख्शी, मीर बख्शी का अर्थ है आज के हिसाब से रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री का अर्थ है सैनिक प्रशासन का प्रधान, सैनिक प्रशासन का प्रधान, सैनिक प्रशासन का प्रधान कहलाता है रक्षा मंत्री अर्थात मीर बख्शी। अब रक्षा मंत्री मीर बख्शी के अंतर्गत कई सारे सेनापति होंगे। मीर बख्शी जो कि होता है रक्षा मंत्री, यह सेनापति नहीं होता है, इसके अंदर आते हैं सेनापति। तो रक्षा मंत्री मीर बख्शी के अंदर कई सारे सेनापति होंगे। सेनापति को कहा जाता है सिपेह सलार, सिपेह सलार। सिपेह सलार का अर्थ है, सिपेह सलार का अर्थ है
सेनापति। सिपह सलार का अर्थ है सेनापति, अर्थात इसके पास सैनिकों का एक दल होगा, तो यह सैनिकों के एक दल का मुखिया होगा। सेनापति का अर्थ है सैनिक दल का मुखिया, सैनिक दल का प्रधान। मीर बख्शी के अंतर्गत कई सारे सेनापति होंगे, सिपह सलार होंगे, और सेनापति के अंदर कई सारे सैनिक होंगे। इसके बाद है काजी उल कुजात। काजी उल कुजात। काजी उल कुजात का अर्थ है प्रधान काजी। प्रधान काजी जो कि होगा न्यायाधीश। न्यायाधीश। काजी उल कुजात का अर्थ है प्रधान काजी अर्थात न्यायाधीश। काजी उल कुजात अर्थात प्रधान काजी का कार्य होगा एक न्यायाधीश के रूप में इस्लाम धर्म के आधार पर न्याय प्रदान करने का कार्य करता है काजी उल कुजात। इसका काम होगा इस्लाम धर्म के आधार पर न्याय प्रदान करना। इस्लाम धर्म के आधार पर न्याय करना। यह मुख्य रूप से न्यायाधीश होता है काजी उल कुजात, प्रधान काजी, न्यायाधीश। इसका काम है इस्लाम धर्म के आधार पर न्याय करना। काजी उल कुजात के बाद है मीर ए सामा। मीर ए सामा। मीर ए सामा। मीर ए सामा का अर्थ है प्रबंधक। मीर ए सामा का अर्थ है प्रबंधक। जैसे कि राजमहल का प्रबंधक, हरम का प्रबंधक। हरम का अर्थ है महारानियों का जो निवास स्थल है वो कहलाता है हरम। तो राजमहल, हरम, रसोई घर तथा कारखानों का जो प्रबंधक होता था मुगल साम्राज्य में उसे कहा जाता था मीर ए सामा। तो मीर ए सामा का अर्थ है प्रबंधक अर्थात राजमहल, राजमहल, हरम। हरम का अर्थ है महारानियों के निवास स्थल को हरम कहा जाता है, हरम। राजमहल, हरम, रसोई घर, रसोई घर व कारखानों का प्रबंधक, कारखानों का प्रबंधक। अर्थात इसका काम होगा राजमहल, हरम, रसोई घर तथा कारखानों का मैनेजमेंट करना, जो कि कहलाता है मीर ए सामा। अगला है सद्र उल सुदूर। सद्र उल सुदूर। अगले है सद्र उल सुदूर। सद्र उल सुदूर। सद्र उल सुदूर यह है धार्मिक सलाहकार। धार्मिक सलाहकार। इसका अर्थ है धार्मिक सलाहकार। शासक का, बादशाह का धार्मिक सलाहकार होता है सद्र उल सुदूर। बादशाह का, शासक का, बादशाह का धार्मिक सलाहकार, बादशाह का धार्मिक सलाहकार यह कहलाता है मंत्रिमंडल में सद्र उल सुदूर। तो इस प्रकार से हमने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शासन एवं प्रशासन अर्थात राजनीतिक जीवन को डिटेल में डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत।